अपना माइक और कैमरा बहरहाल बंद रखिएगा। अच्छा जी। लास्ट क्लास में जो है वो आप लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कीपा ग्राफ के हवाले से, ठीक है। तो मुझसे अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो बेसिकली जो टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ना है ना, वो ये है कि आप लोगों ने कीपा ग्राफ तो पढ़ लिया। अब आप लोग को जो है वो एक चीज़ जो समझानी है वो ये समझानी है कि बेसिकली कीपा ग्राफ में जो आप लोग ये नीचे देखते हैं, प्राइसिंग, प्राइसिंग जो आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो लीस्ट प्राइसिंग को बेसिकली कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की जो है वो हम लोग कैलकुलेशन बेसिकली कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का जो है ना वो टॉपिक है जो कि आप लोगों ने जो है वो समझना है। अच्छा जी। जी, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने आपको जो है वो लास्ट की क्लासेस के अंदर जो है वो बताया था कि आप लास्ट 3 मंथ्स में देखते हैं कि लीस्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कहाँ तक जो है वो बिकी है ना। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी अभी करंट प्राइस जो है वो 35.73 चल रही है। बट अगर मैं लास्ट 3 मंथ में देखूं तो लीज जो है ये 29.97 यानी कि $30 के करीब ये प्रोडक्ट बिका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया भाई $30 का बिका है। अब सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ से करूँगा एस एन कॉपी, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ से एस एन कॉपी। एस एन कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके लिखेंगे अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं ये खोल लेता हूँ, ठीक है। अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर खोलेंगे तो ये आपके पास खुलकर आ जाएगा इस तरीके से। कोई अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो डायरेक्टली इस पर जो है वो साइनिंग एज गेस्ट करके, ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं। ये आप कंटिन्यू एज गेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे आके आप एस एन जब आप पेस्ट करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी जब आपने फीसेस वगैरह सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का एस एन कॉपी करके आप लिखेंगे। तो ये अमेजोन का एक रेवेन्यू कैलकुलेटर है, ये आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो करके ऑटोमेटिकली दे देता है कि इस पर रेफरल कितना चार्ज हो रहा है, इस पर फीसेस कितनी चार्ज हो रही हैं, कौन कौन सी फीसेस चार्ज हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें आपको दे देता है। अच्छा, ये जो बेसिकली कैलकुलेटर है इसमें बेसिकली दो जो है वो आपके पास कैलकुलेटर्स खुलते हैं। एक आपके पास यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अमेजोन फुलफिलमेंट, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है योर फुलफिलमेंट, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता हो गई कि ये बेसिकली FBA का आपको हिसाब किताब बता रहा है, ये आपको FBM का बता रहा है, ठीक है। आपका बेसिकली FBM से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप FBA को ही फोकस करेंगे, आप सिर्फ इसी की कैलकुलेशन ही करेंगे। वरना अगर जो लोग FBM कर रहे होते हैं बेसिकली उनके लिए भी दिया हुआ है कि भाई आप यहाँ से अपनी भी कैलकुलेशन चाहें तो आपकी आसानी के लिए आप कर सकते हैं। बट हम FBA कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आइटम की जो प्राइस है अभी करंट प्राइस वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ रही है 35.73, जो कि हमारी ये वाली प्राइसिंग है, ठीक है। मैं इसको करीब ले आता हूँ, यहाँ पे देखें 35.73 ये बिक रहा है अभी करंट प्राइसिंग पे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर देखूंगा मुझे कौन कौन सी फीसेस जो है वो चार्ज हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो अमेजोन रेफरल फ़ी चार्ज हो रही है, ठीक है। रेफरल फ़ी जो है वो हर कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग होती है, कम ज़्यादा होती है, बट एक अप्रॉक्स जो है ना, अगर मैं एवरेज उठाऊँ तो वो 15% होती है, ठीक है। तो 35.55 में सबसे पहली जो फीस जो डिडक्ट होगी वो 15% यानी कि रेफरल फीस डिडक्ट होगी, जो कि ये वाली है, ठीक है, अमेजोन फीसेस में, जो कि 5.36 बनती है। उसके बाद सेकेंडली जो है वो हमारे पास जो फीस डिडक्ट होती है वो है फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी कितनी है चार्ज हो रही है इस पर $6.9, ठीक है। 6.9 फुलफिलमेंट कॉस्ट चार्ज हो रही है। अच्छा, अदर फीसेस के अंदर यहाँ पे आपको और भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसमें टेप है, लेबल है, पैकेजिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी हम 3PL से करवा के भेज रहे हैं इसलिए ये सारी सर्विसेज हम नहीं लेते, वरना अगर कोई चाहे तो ये वाली सर्विसेज लेगा तो ये बेसिकली कॉस्ट इसमें मजीद ऐड करके वो देख सकता है, ठीक है। बट ये वाली फीसेस, ये वाली सर्विसेज हमने नहीं लेनी होती है अमेजोन से, इसलिए जो है वो हमें इन चीज़ों की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें बेसिकली अमेजोन फुलफिलमेंट के जो है वो $6.9 चार्ज कर रहा है। अच्छा, फुलफिलमेंट का ताल्लुक जो है वो आपके डायमेंशन और वेट से है, ठीक है। फुलफिलमेंट का टाइप जो ताल्लुक है वो प्राइसिंग के साथ नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ा दूंगा तो सिर्फ ये वाली फीस, ये वाली जो फीस है ना ये बढ़ेगी। इस प्राइसिंग को कम करूँगा तो ये वाली फ़ीस कम होगी, रेफरल फीस, क्योंकि ये परसेंटेज पर होती है। लेकिन जो अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट है ना, इसका ताल्लुक आइटम के वेट और डायमेंशन से। जब वेट आप कम करेंगे, डायमेंशन आप कम करेंगे तो ये फीस कम होगी। अगर आप वेट डायमेंशन जो है बढ़ाएंगे तो लाजमी सी बात ही है। और वेट डायमेंशन बढ़ता है कम होता नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। एक प्रोडक्ट का अगर 1 किलो वेट है तो 1 किलो ही रहेगा, मतलब 1 पाउंड वेट है तो 1 पाउंड ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो भी वेट है उसके हिसाब से $6.9 मुझे ये चार्ज हो रही है। इसके बाद सेकेंड जो चीज़ है वो आती है आपकी स्टोरेज। स्टोरेज का भी ताल्लुक जो है वो आपके वेट और डायमेंशन से है, इसका ताल्लुक प्राइसिंग से नहीं है।
तो ये चार्ज होगी हमें 15 सेंट, ठीक है। अच्छा, जनवरी टू सितंबर जो है वो 15 सेंट चार्ज होती है। जब आप अक्टूबर यानी कि लास्ट के 3 मंथ में जाएंगे तो वो ज़्यादा चार्ज होती है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ बेसिकली Q4 के होते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, सेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अमेज़ॉन की भी वेयर हाउस में लोड ज़्यादा होता है, तो ये फीस भी अपनी ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि सितंबर जो अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो आपको जो है वो यही वाली फ़ीस चार्ज होगी। लेकिन अगर Q4 में काम करेंगे तो ये फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा भी होगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये कोई इतना मसला नहीं बनता, ठीक है। फिर थर्ड फीस आपके पास आती है इनबाउंड कॉस्ट। इनबाउंड कॉस्ट का मतलब ये होता है, आप जब FBA में अमेजोन की एक वेयर हाउस में इन्वेंट्री बेचता है ना, तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री रिसीव कर लेता है एक वेयर हाउस में, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने अमेजोन ने आपको कैलिफोर्निया के वेयर हाउस में जगह दी, तो आपने अपने जो जो भी 100 यूनिट 200 यूनिट की एक शिपमेंट बनाई थी, वो आपने अमेजोन के कैलिफोर्निया की US वेयर हाउस में भेज दी। लेकिन अमेजोन फिर बेसिकली जो सिस्टम है ना उसका, बेसिकली डिटेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वो बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री है ना, जैसे अगर आपने 100 यूनिट भेजे हैं तो वो स्प्लिट करेगा 5-6 हिस्सों में, ठीक है। 5 हिस्सों में तकरीबन वो स्प्लिट करता है। स्प्लिट करके वो कुछ यूनिट आपके ओक्लाहोमा भेजेगा, कुछ यूनिट आपके पेंसिल्वेनिया भेजेगा, कुछ आपके टूनेसिस भेजेगा, कुछ टेक्सास भेजेगा। इस तरीके से आपके जो यूनिट्स हैं ना वो बेसिकली जो है वो मूव होता है, ठीक है। तो जो स्प्लिट होते हैं होने के बाद जो बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है ना, उसको बेसिकली इनबाउंड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये हर प्रोडक्ट पे चार्ज होती है, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन के आप एक वेयर हाउस में बेचते हो सामान, वो फिर आपके मजीद 4-5 अपने वेयर हाउस में वो सामान डिवाइड करता है, तो वो उसकी आपसे कॉस्ट जो है ना वो चार्ज करता है। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ कराची में रहते हो, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो दराज के वेयर हाउस भेजा है या कराची के उसमें, ठीक है। लेकिन दराज जो है वो समझता है कि भाई इसकी जो सेल है वो लाहौर में भी आएगी, फैसलाबाद में भी आएगी, मुल्तान में भी आएगी, इस्लामाबाद में भी आएगी, कोयटा में भी आएगी। तो दराज क्या करेगा, आपकी जो कराची में इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको बेसिकली अपने 4-5 वेयर हाउस के अंदर डिवाइड करेगा, ताकि अगर लाहौर से अगर कोई बंदा ऑर्डर करे उसको लाहौर वेयर हाउस से डायरेक्टली वो ऑर्डर शिप हो जाए, कराची से ना भेजना पड़े, क्योंकि फिर उसमें जाहिर सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। अगर वो लाहौर वेयर हाउस में पड़ा होगा तो टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, ठीक है। तो इसलिए अमेज़ॉन बेसिकली वो आपकी शिपमेंट जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट होती हैं। बाकी अगर और अदर कॉस्टों की बात करो, जैसे कि आपकी ये रिटर्न्स की फ़ीस है, रिमूवल की फ़ीस है, ठीक है। तो ये सब इसने बताई भी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये चार्ज नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने किसी प्रोडक्ट का रिमूवल करवाना होता है तो ये चार्ज होती हैं, डिस्पोजल करवाना होता है तब ये चार्ज होती हैं। तो उसने बताई भी है, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रही हैं आपको ना। आपको चार्ज सिर्फ यही 4 फीसेस हो रही हैं। एक रेफरल है जिसका ताल्लुक इससे प्राइसिंग से, उसके बाद एक आपकी फुलफिलमेंट यानी कि FBA की कॉस्ट है जिसका ताल्लुक आपके वेट और डायमेंशन से है, स्टोरेज का ताल्लुक वेट और डायमेंशन से, और इनबाउंड का ताल्लुक भी स्टोरेज वेट और डायमेंशन से है, ठीक है। तो ये 3-4 फीसेस आपको चार्ज होती हैं, और ये चार्ज होने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट की जो फीसेस बन रही है वो 12.97 टोटल बन रही है, ठीक है। और इस वक्त जो मैं कैलकुलेटर को जो एस्टिमेट कर रहा हूँ सेल्स को, वो 1 यूनिट की कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डालूंगा, ठीक है, कि मुझे जो है वो एक प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट पे जो है वो परचेज़ करनी चाहिए। जैसे लेट सपोज करें कि मैं जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो कितने की परचेज़ करूं, ताकि मुझे पता चले कि भाई मुझे जो है वो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं अगर एक प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहा हूँ, अगर ये वाली प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके ब्रांड के पास जाऊँगा परचेज़ करने के लिए, तो मुझे पता होना चाहिए ना, मैं 35 की खरीद के 35 की तो नहीं बेचूंगा। जाहिर सी बात है मैंने फीसेस वगैरह सब देनी है। तो मैं अपना एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि भाई मुझे जो है ये प्रोडक्ट कितने की परचेज़ करनी है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली जो है ना वो हमने इसको बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर में डाल के यहाँ पे पूरा फीस का एस्टिमेट निकाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मैं जो है वो $15 की जो है वो मैं परचेज़ करूँ, ठीक है। तो अगर ये मैं $15 की परचेज़ करूँ तो मुझे जो है वो तकरीबन $7 का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और जो कि ROI बनती है 21% की, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ही आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना आप $1 जो है वो मिसलिनियस में लाजमी डाल देगा, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको 3PL की फीसेस देनी पड़ती हैं, वो तकरीबन 30 से 35 सेंट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी और भी अखराजात हो सकते हैं, ठीक है। तो $1 हम पर यूनिट जो है ना वो एक्स्ट्रा के तौर पर डाल देते हैं, ठीक है। तो $1 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब अगर मैं $15 की परचेज़ करता हूँ तो जो है वो ये मेरी 18% जो है वो ROI आ रही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि यार मैं अपना लीस्ट निकालूं, मैं अगर इसको $18 की परचेज़ करूँगा तो मुझे तकरीबन 10% ROI आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये मैं $21 की परचेज़ करूँगा तो मुझे जो है वो $2 की ROI आएगी।
और अगर ये मैं $22 की परचेस करूँगा तो मैं लॉस करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो डेड पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस इस प्राइसिंग के हिसाब से, जो कि करंट प्राइसिंग है, ये जहन में रखिएगा कि करंट प्राइसिंग इस वक्त आपने 3573 ली हुई है, ठीक है, जो कि अभी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं परचेज़ करूँगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैं मैक्सिमम अभी जो करंट प्राइस मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से अगर मैं परचेज़ करूँगा तो मेरा डेड एंड $21 है। यानी कि अगर मैं $21 से ऊपर की ये प्रोडक्ट अगर मैं सोर्स करता हूँ तो मैं 100% लॉस करूँगा, मतलब प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, उल्टा लॉस होगा, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें अपने पास नोट डाउन करके रख लूँगा। यानी कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे ब्रांड अगर $21 की अगर वो दे रहा है, ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे कोई प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा, लेकिन लॉस भी कोई नहीं करूंगा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है वो इस प्रोडक्ट का ग्राफ चेक करता हूँ। ग्राफ चेक करने के बाद मैंने देखा यार ये लीज जो बिक्री है ना वो बिक्री है 2997 की, ठीक है। जाहिर सी बात है लीज बिक्री है, और ये ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, ये भी 5 जुलाई की है, यानी कि लास्ट 3 मंथ में ये इतनी प्राइसिंग इसकी गिर चुकी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अगले महीने में भी इतनी प्राइसिंग फिर से गिर सकती है, ठीक है। तो अगर इतनी प्राइसिंग गिर गई तो फिर मैं कितने लॉस में होऊंगा, ठीक है। तो मैं इसकी 2997 के हिसाब से मैं प्राइसिंग चेक करता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने $21 के ही सोर्सिंग प्राइस रखी हुई है, और मैं यहाँ पे जाके इसकी प्राइसिंग जो है मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मैं करंट मार्केट के हिसाब से $21 का परचेज करूँ तो मुझे भी प्रॉफिट कोई नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं मेरी प्राइसिंग अगर गिरी 29.97 हो गई, ठीक है, तो मुझे जो है वो, आप देखें जैसे ही आपने 29.97 किया, रेफरल आपका चेंज हो गया। रेफरल पहले जो है वो $5 से ऊपर था, अभी $4.5 हो गया। लेकिन आपकी देखें फुलफिलमेंट और ये सारी प्राइसेस जो है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका ताल्लुक आपके वेट और डायमेंशन से है। लेकिन अब अगर मैं नीचे आके देखूं तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे $4 का नुकसान होगा, यानी कि 13.81% का मुझे लॉस होगा अगर इसकी प्राइसिंग गिर के वापसी यहाँ पर आ गई तो। इसीलिए आपको ग्राफ में जो है ना वो लास्ट क्लास में लास्ट वीक मुझसे सब ने जो है वो पूछा है कि भाई आपने ये वाला चीज़ क्यों बताई। देखिए हम कोई भी चीज़ अगर आपको बता रहे होता ना तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सब टेस्टेड होती हैं, इसलिए आपको बता रहे होता है। और हर लेक्चर का ताल्लुक अगले लेक्चर से होता है, ठीक है। तो जो चीज़ समझाई जाए बताई जाए उस पर अमल करने की कोशिश किया करें, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें, क्योंकि वो आप ही के भले के लिए होती है, ठीक है। अब देखें मैंने 2997 की उठा के मैंने जो है वो सोर्स मतलब मैंने प्राइसिंग पे देखा तो मुझे 13% का 14% का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो इसकी सोर्सिंग प्राइस में चेंज करना स्टार्ट करूँगा, विच इज़ $18। अभी 18 पे भी मुझे नुकसान है। मैं जो है वो इसकी $15 करता हूँ तो $15 में मुझे कोई 6% की ROI बच रही है, ठीक है। अगर मैं इसको $16 करूँगा तो $16 पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मेरा जो डेड पॉइंट होगा वो $21 नहीं होगा, वो $16 होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस प्राइसिंग के हिसाब से जो है वो सोर्सिंग करूँगा, जो लीज प्राइसिंग है। कल को अगर वापसी प्राइसिंग गिरती है और यहाँ तक आती है तो तब भी मैं, मेरा लॉस ना हो, मेरी जेब से कोई पैसे नहीं जाए, भले प्रॉफिट भी ना हो लेकिन मुझे लॉस भी ना हो, ठीक है। मुझे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली इस हिसाब से मैं सोर्सिंग करूँ। तो ये बेसिकली मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा कि भाई मेरा जो डेड पॉइंट है, ठीक है, मतलब इससे ऊपर मैं परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। हाई एंड जो मैंने रखा हुआ अपना वो $16 रखा हुआ है। $16 से ऊपर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता, मार्केट में प्राइस कुछ भी हो, ठीक है, भले ज़्यादा का बिक रहा हो कम का बिक रहा हो। अब अगर ये मार्केट प्राइस के हिसाब से $35 का बिक जाता है तो मुझे मजीद प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं बिकता, रेट कम भी होता है, तब भी जो है वो मैं प्रॉफिट में नहीं, लॉस में नहीं, मैं मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाऊंगा, ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, ठीक है। मैं ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा, ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे रख के। अच्छा, अब मैं अपना प्रॉफिट सोचता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा हो गया डेड पॉइंट कि अगर मुझे इन्वेंट्री नहीं मिल रही हो और मुझे सेल्स के लिए प्रोडक्ट चाहिए हो कि भाई मैं सेल्स जो है वो मैं अपनी जनरेट करूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को $16 से ऊपर से मैं परचेज नहीं कर सकता। मेरा जो हाई एंड है वो $16 है, ठीक है, ब्रांड से। अगर $16 से ऊपर में इन्वेंट्री मुझे मिल रही है तो मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। समझ आ गई ये वाली बात, मैंने इतनी डिटेल में करके आपको ये वाली बात समझा दी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट की जाने। मुझे इस प्रोडक्ट में 10% ROI रखना है, ठीक है। तो मैं अब रखूँगा कि अगर मुझे 10% ROI रखना है तो मैं इसको $12 में परचेज़ करता हूँ, 16% ROI बच रहा है। मैं इसको $13 में परचेज़ करता हूँ, मैं इसको $14 में परचेज़ करता हूँ, तो तकरीबन जो है वो मैं, मेरा 16%
$16 जो में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ अगर मैं लो प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करूँगा, कि अभी ये प्राइस गिरी नहीं है लेकिन अगर ये गिर भी गई तो तब भी मुझे जो है वो लॉस नहीं होगा $16 के अंदर। और अगर मैं $14 की परचेज करता हूँ तो उस सूरत में मैं 10% ROI भी बना लूँगा। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना लो एंड जो है वो $14 रख दिया। ठीक है, अब ये सारा सिनेरियो, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि देखें, ब्रांड से जब आप करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो जाके उससे बोलेंगे कि जी मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना, वो आपको बोलेगा कि भाई ये आप जो है वो $17 में ले लें या $16 में ले लें, ऐसे ले लें वैसे ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब आपकी सोर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो लाजमी सी बात है आपको पता चलेगा सोर्सिंग एक अलग बिल्कुल दुनिया है। ठीक है, अलग चैप्टर है। सोर्सिंग में बेसिकली ऐसा ही होता है, जिस तरह आप नॉर्मल होलसेलर के पास जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जाते हैं किसी भी होलसेलर के पास, आप जाके बोलते हैं भाई मुझे एक स्टिंग की बॉटल चाहिए, वो बोलेगा रिटेलर से जाके लो, जैसे स्टिंग की बॉटल है वो 120 रुपये की मिलती है। ठीक है, अब आप होलसेलर के पास जाते हैं कि भाई मुझे जो है वो सामान दो, मैंने ये 120 रुपये की रिटेल में बेचनी है। तो अब वो आपको कहेगा कि भाई आप अगर मुझसे 100 यूनिट परचेज करते हो तो मैं आपको दूंगा 115 रुपये की। अगर आप मुझसे 500 यूनिट परचेज करते हो तो मैं आपको दूंगा 105 रुपये की। ठीक है, अगर आप मुझसे 1000 यूनिट परचेज करते हो तो मैं आपको दूंगा 90 रुपये की। अगर आप मुझसे जो है वो 10,000 यूनिट परचेज करते हो तो मैं आपको 80 रुपये की दूंगा। ठीक है, तो अब ये तो डिपेंड करता है ना कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास जो है वो कितना जो है वो रेवेन्यू कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो और फिर उसके बाद मार्केट में आके सेल कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बताने का आपको मकसद ये है, ये आप बेसिकली एक रिपोर्ट बनाते हो ना, वो रिपोर्ट बनाते ही इस वजह से हो कि भाई इस पे फीसेस इतनी चार्ज हो रही है, क्योंकि फीसेस का ताल्लुक जो है वो आपकी उससे नहीं है, प्राइसिंग से नहीं है। ठीक है, फीसेस जो है वो डायमेंशन और वेट से ताल्लुक है। ठीक है, जब आपने एक प्रोडक्ट निकाल लिया, SNL कैटेगरी का निकाला है, चीज़ें सब देख के निकाली हैं, तो उसकी रेफरल वगैरह हर चीज़ आपको पता है, वो स्टोरेज FBA चार्जेस वगैरह सब कुछ पता है। ठीक है, तो आप अपना एक सोर्सिंग करने से पहले आप अपना एक जो है वो रिपोर्ट बनाते हो कि भाई मेरा हाई एंड इतना है, मेरा लो एंड इतना है, कि मैं इतने डॉलर पे इतना प्रॉफिट बनाऊंगा, इतनी कि अगर मैं परचेज करूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट बनाऊंगा, इतना लॉस करूंगा, इसमें मैं ब्रेक इवन होऊंगा। ताकि जब आप किसी भी ब्रांड से जब आप कांटेक्ट कर रहे हो, उससे ईमेल्स पे बात कर रहे हो या कॉल्स पे कर रहे हो या फिर आप जो है वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता हो कि भाई मैं जो है वो इतना, ये मेरा लो एंड है, ये मेरा हाई एंड है। ठीक है, होप्स हो कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें जो है वो अगर मैं जो है वो $14 पे यहाँ पे जो है वो मैं 10% ROI बना रहा हूँ, और मेरी बाय लक जो है वो प्राइसिंग 35.73 ही रहती है। ठीक है, $35.73। ठीक है, अगर मेरी प्राइसिंग यही रहती है, ठीक है, तो उस सूरत में, और मैं अगर $14 की परचेज कर रहा हूँ तो मुझे 21% ROI बचेगा। ठीक है, विच इज़ गुड। ठीक है, लेकिन अगर ये प्राइसिंग मज़ीद गिरती है तो मुझे जो है वो 10% का ROI बचेगा। ठीक है, लेकिन और अगर ये उससे भी नीचे गिर जाती है तो तब भी मैं लॉस में नहीं जाऊँगा। तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करके रखता हूँ अपने पास। इसी तरीके से मेरा जो है ना वो सारा का सारा निज़ाम और काम वगैरह सब चीज़ें मेरी चलती हैं। ठीक है, ये जो शीट हमने आपको बनाने को दी थी, यकीनन तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो शीट्स वगैरह बनाई हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डाले हैं। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे डाला हुआ है, जिसका आपने SN BSR प्राइसिंग रिव्यूज़ कैटेगरी यहाँ पे सारी से डाली हुई है, वेट और डायमेंशन वगैरह सब डाला हुआ है, अब उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को आप रेवेन्यू कैलकुलेटर पे यहाँ पे जाके आप उनके एसेंस जो है वो कॉपी पेस्ट करें, उनकी आप फीसेस देखें। ठीक है, जैसे कि आपने पहले देख कर लिखी हैं, तो आप यहाँ पे उनकी फीसेस देखें कि भाई यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट या FBA फीस कहलाती है, जैसे इसकी $6.9 है। तो आप यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाके FBA फीसेस इसकी $6.9 लिखना है। ठीक है, रेफरल स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेफरल ऑलरेडी जो है आप यहाँ पे प्राइसिंग के साथ 15% निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए रेफरल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइसिंग आप ऊपर नीचे वैसे भी कर रहे होते हैं। अमेज़ॉन फीसेस सेम, FBA फीसेस सेम रहती हैं, और इनबाउंड और स्टोरेज का वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो $1 आप वैसे ही जो है वो शामिल कर लें, क्योंकि ये वैसे भी इतनी कम फीस होती है कि इसको हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, इनबाउंड और स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये 15 सेंट है, वो जो है वो 30-40 सेंट होती है। ठीक है, $1 के अंदर अंदर की ये दोनों प्राइस फीसेस होती हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपका अब आप जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो अमेज़ॉन जितने भी आपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, उन सब की आपका जो है आपने जो है वो फीसेस यहाँ पे लिखनी है, ताकि आप कैलकुलेट बेसिकली कर सकें। तो इसमें मैंने आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर भी समझा दिया, और साथ साथ मैंने आपको जो है वो ग्राफ के अंदर जो लो एंड जो हम प्राइस देखते हैं, हमने आपको वो भी समझा दिया। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाएं आप सोर्सिंग की तरफ। यहाँ पे आगे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप आ जाएं ब्रांड ओरिजिन, ब्रांड ईमेल और ब्रांड फ़ोन नंबर। ठीक है, कि ये सब चीज़ें हमें कैसे निकालनी होती हैं एक प्रोडक्ट की, और ब्रांड वेबसाइट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम किस तरीके से जो है वो एक ब्रांड की ट्रैक आउट करते हैं। चलें जी, आ जाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले अपने पास एक वीपीएन कनेक्ट करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी ये वीपीएस पे जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, तो मेरी ऑलरेडी यूएस की आईपी है। बट आप लोग जो है वो वीपीएन कनेक्ट करेंगे। वीपीएन आप लोग प्लैनेट का यूज़ करना है। सही है, प्लैनेट वीपीएन जो है वो मैं भी यूज़ करता हूँ, अच्छा वीपीएन है। ठीक है, क्रोम पे जाएंगे, जाके लिखें प्लैनेट वीपीएन एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। इसको आप ऐड टू ब्रेव करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे, वो ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जाके लॉगिन इसको कनेक्ट करेंगे तो यूएस के सर्वर पे लॉगिन हो जाएगा। मेरे पास इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वीपीएस अभी ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके पास ये इसी तरीके से काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लैनेट यूज़ करें। आप अगर कोई और वीपीएन यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो वो है आईपी चेंज करना ही मकसद है। चले मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ, शायद पिन हो गया है ये। अब देखें, यहाँ पे जाके मैंने इसको यूएसए न्यूयॉर्क पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेरी यहाँ पे ये जो वीपीएन मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब जाके मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा आईपी लीक्स, मैं अपनी आईपी चेक करूँगा तो मेरी बेसिकली यूएस की आईपी आ रही होगी। खैर पहले मेरी यूएस की आ रही थी क्योंकि मेरे पास जो है वो वीपीएस कनेक्ट था। लेकिन आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में चेक करेंगे ना आईपी लीक्स, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान सिंध कराची की शो हो रही होगी। ठीक है, जब आप वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो फिर जो है वो ये आपकी यूएस की आईपी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे और आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है यूएसए न्यूयॉर्क। ठीक है, ये यूज़ कर रहा है। लेकिन अभी अगर आप लोग आईपी लीक्स जाके चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कराची से पाकिस्तान ऐसी कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने बेसिकली ये वीपीएन कनेक्ट कर लिया। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मुझे जो है वो अब इस प्रोडक्ट का मेरे पास, अगर ये पूरे मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है, ये प्रोडक्ट तो खैर क्राइटेरिया पे नहीं आ रहा, बट एक बात है कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको बेसिकली सोर्स करना है। देखिए, सोर्स करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट करो। मैं इन सारी चक्करबाजी में नहीं पड़ता कि आप बैठ के डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, फलाना ढूंढ रहे हैं, होलसेलर ढूंढ रहे हैं, फेक वेबसाइट से जाके माल परचेज कर रहे हैं, काउंटर फेड आइटम मिल रहा है। ठीक है, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, वेरीफाई करके काम करें, जो लीगल काम है वो करें, ताकि आपका ना तो अकाउंट ब्लॉक हो ना कोई वो चक्करबाजी हो। सेक्शन 3 की वायलेशन जो है वो ना हो। ठीक है, सेक्शन 3 पे अमेजोन अकाउंट आपका डीएक्टिवेट कर देता है, और वो तभी होता है जब आप जो है वो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, इनवॉइसेस नहीं होती, आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होता, ये सब नहीं होता, तभी जो है वो आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मुझे जो है वो इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। मैं यहाँ से सीधा सीधा ब्रांड नेम को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे आगे जाऊँगा। ठीक है, गूगल पे जाऊँगा, और गूगल पे जाने के बाद मैं गूगल पे जाऊँगा, और गूगल पे जाने के बाद भले यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, मैं जो है वो कंट्रोल वी करूँगा और उसके बाद एंटर कर दूँगा। पहले सिर्फ मैंने ब्रांड नेम लिखना है और ओके कर देना। ठीक है, मेरे पास क्योंकि यूएस की इस वक्त वीपीएन कनेक्ट हुआ हुआ है, तो मेरे पास डायरेक्टली उसकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने जो है वो वीपीएस नहीं कनेक्ट हुआ तो पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रीनीस के नाम से कोई होता तो वो खुलकर आ जाता, इसीलिए मुझे यूएस का खोलना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो इसकी वेबसाइट आ गई है फर्स्ट पर ही। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूँगा। अच्छा, ओरिजिन बेसिकली जो है वो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि ये greenies.com आ रहा है तो इसका मतलब ये यूएसए का अपना ब्रांड है। ठीक है, तो मैं जो आपकी ये वाली जो शीट होगी ना, इसमें ओरिजिन की जगह पे यहाँ पे यूएस लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूएस लिख दूंगा। अगर जो है ये किसी और का ब्रांड होता, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और वेबसाइट खोल के, एनिमोलॉजी में देखें, आप चेक करें, यहाँ इसका जो डोमेन नेम आ रहा है वो .co.uk आ रहा है। ये बेसिकली यूके का ब्रांड है। ठीक है, ये यूके का ब्रांड है। इसी तरीके से जब आप डोमेन नेम पे नज़र मारेंगे ना, तो यहाँ पे किसी पे लिखा होगा कि भाई .co.de का मतलब जर्मनी होता है। ठीक है, इस तरह अगर KSA लिखा हुआ है तो सऊदी है। ठीक है, तो AE लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि दुबई का ब्रांड है। तो इस तरीके से डोमेन नेम से आप कॉपी कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ का है। अब अगर ये प्रोडक्ट मैं यूएस में बेच रहा हूँ ना, तो मुझे सबसे सस्ता यूके से ही पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन खैर आप लोगों के पास जितनी भी तकरीबन सोर्सिंग होती है वो सारी सारी यूएस की होती है। ठीक है, तो आप यूएस से ही जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो बेसिकली सोर्स कर सकते हैं। अब ये ग्रीनी का जो है वो आ गया
वेबसाइट जो है वो खुल गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैं यहाँ से जो है ना, इसका ये जो ब्रांड वेबसाइट है इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इधर ब्रांड वेबसाइट की जगह पे मैं यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रांड की वेबसाइट आ गई, ठीक है। ब्रांड यहाँ पे जो है वो ब्रांड का नाम ग्रीनीज मैं अमेज़ोन से कॉपी करके लिख दूंगा, ओरिजिन यूएसए यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब रह गए आपकी ब्रांड की ईमेल और ब्रांड का फ़ोन नंबर, ठीक है। वो हम कहाँ से निकाल दें? अच्छा जी, वो भी निकालने का सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो सीधा सीधा यहाँ नीचे चले जाएँ, ठीक है। यहाँ नीचे चले जाएँ, यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, अच्छा इन्होंने बेसिकली फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। अच्छा फॉर्म फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। फॉर्म फिल करेंगे, ये आपको जो है वो आपके मुताबिक फीडबैक दे देंगे। अच्छा बहुत सारी वेबसाइट, अच्छा अलग अलग वेबसाइट्स की अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी ने फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, किसी ने ईमेल डायरेक्ट दी हुई होती है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। किसी ने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट उनको कॉल कर लें, ठीक है। और जो है वो अच्छा कॉल व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होती, बेसिकली वाइक से जो है वो आप एक नंबर लेंगे, ठीक है, उससे आप कॉल करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो कुछ लोगों ने, कुछ जो ब्रांड्स होता है उन्होंने फॉर्म दिया होता है, फॉर्म फिल करके आप ओके कर दें, ठीक है, डन कर दें, वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, सेलेक्ट योर रीज़न फॉर कांटेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अबाउट योर कांटेक्ट, अबाउट योर पेट, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट अ रीज़न, सेलेक्ट अ रीज़न फॉर कांटेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाके मेरा क्या है, मुझे जो है वो बल्क में माल परचेस करना है, ठीक है। मुझे कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ये वो नहीं चाहिए, ना कोई मेरे जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वेबसाइट होती है कस्टमर के लिए भी होती है, ये होलसेलर्स के लिए भी होती है, ये सबके लिए होती है। तो इसीलिए ब्रांड ने यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ भाई मुझे मेरे मुताबिक जो है वो, अच्छा ये जब आप काम कर रहे हो ना तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा, पढ़ के कीजिएगा, सही है। क्योंकि हर तरीके का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मोटिव है वो सेम होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने चेक किया भाई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं है मेरा, जनरल क्वेश्चन नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, प्रोडक्ट प्रेज नहीं है, मैं किसी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करना चाह रहा, प्रोडक्ट क्वालिटी कंसर्न, वेयर टू बाय, इसके अलावा रिटेलर और होलसेल रिक्वेस्ट, मेरा बेसिकली ये वाला है, ठीक है। मुझे जो है वो होलसेल रीसेल रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करनी है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा, जैसे कि मेरा नाम जो है वो अच्छा कोशिश करें कि अपना नाम जो है ना वो मिसाल के तौर पे वासिफ, फ़हीम, फ़ाखिर, इस तरह के कोई मुसलमानों वाले नाम यूज़ ना करें, ठीक है। आपको अगर नाम यूज़ करना है तो एलेक्स, जॉन, पीटर, ठीक है, इस तरह के नाम यूज़ करें, ठीक है, जो कि मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई मेरा नाम जो है वो एलेक्स है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एलेक्स जॉन लिख देता हूँ, ये कुछ भी आप लिख दें। ईमेल एड्रेस जो है वो आप एक नया बना लें, ठीक है, अपनी जीमेल यूज़ ना करें, ठीक है। Alex1234 करके कोई ईमेल वगैरह बना लें, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दें, ठीक है, जो भी आपका ईमेल है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस पे स्टैरिक का निशान होगा ना, इसका मतलब ये कंपलसरी है लिखना, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे इस पर नहीं है ना, तो ये फर्स्ट नेम ना लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लास्ट नेम लिखना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, कि आपका जो ये फ़लाना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, ग्रीनीज नेचुरल डेंटल जो भी है ये प्रोडक्ट, ठीक है, वेटनरी रिकमेंडेड क्लीनर, ठीक है, इस प्रोडक्ट के हवाले से जो है मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो इंक्वायरी फॉर ट्रेड ट्रेड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने ट्रेड करनी है तो ट्रेड अकाउंट के लिए आप जो है वो कर रहे हो, या फिर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, आपकी जो है एस के यूज़ लिस्ट, या फिर आपकी बल्क परचेजिंग, इसमें आप कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अगर किसी कंसर्न सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए काम है तो फिर यहाँ पे खाली उस प्रोडक्ट का जो है वो आप टाइटल वगैरह वो लिख के आप कर सकते हो, उसका यूपीसी कोड लिख कर आप कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे इस प्रोडक्ट की जो है ना वो ट्रेडिंग क्वेरी चाहिए। फिर यहाँ पे आप, अच्छा कमेंट बहुत लंबा नहीं लिखना भाई, लोग बहुत लंबे लंबे कसीदे लिख देते हैं, कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ 2 लाइनों के अंदर आपने लिखना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है, मुझे इसका एमओक्यू बताएं, एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताएं, और ये प्रोडक्ट मुझे कितने का मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आपको मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। जी हाँ। तो मैं आप लोगों को जो है वो बता रहा था कि एक बेसिकली ये बेसिकली प्लेटफॉर्म कहलाता ठीक है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म कहलाता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपना नाम और नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ, ईमेल वगैरह नहीं दी हुई। ठीक है, आप जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, फिर इनका नुमाइंदा खुद आपको जो है वो कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दिया। ईमेल एड्रेस एक नई बना लें। ठीक है, आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस पोजीशन में है तो लाजमी सी बात है आप लोग एक नई ईमेल वगैरह बना लें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक नई ईमेल बना लें, उस पर जो है वो कर लें। ठीक है, मैं भी जब प्रैक्टिस करता था तो मैंने भी स्टार्टिंग में कोई नंबर शंबर नहीं लिया था, कोई खर्चा वर्चा नहीं किया था। ठीक है, मैंने डायरेक्टली जो है ना बस एक ईमेल बनाई थी नई। ठीक है, एलेक्स के नाम से, और उसके नाम से ईमेल बनवा के मैं सारे ब्रांड्स को जो है वो ट्रेड ट्रेड फॉर्म ईमेल्स बस करता रहता था। ईमेल्स पे जवाब आता था, फिर उसके बाद जाके फिर मैंने नंबर लिया था, क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको यही करना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, मैं जो एक क्राइटेरिया जो हमारा बना हुआ होता है मैं वो आपको बेसिकली ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जो ब्रांड अप्रूवल का जो पूरा है वो सॉरी ये जो ट्रेड का जो पूरा एक तरीक़ेकार होता है ना कि हम सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, कमेंट में क्या लिखते हैं, वो हम लिख देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा 2 वर्ड्स के अंदर लिखें। ठीक है, जैसे कि नाउ डेज योर दिस प्रोडक्ट, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्रीन इज लार्ज, नाउ डेज दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग वेरी गुड एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सेल दिस प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सा आप इस तरह के से एक सिंपल से वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन माई ओन वेबसाइट, सो प्लीज़ शेयर मी, could you please share me your product sheet, your MOQ, your प्राइस लिस्ट और ट्रेड प्राइसेस, और इस तरीके से यानी कि एक वो बना के आप एक जो ना मैसेज कर दें। 2-3 वर्ड लाइंस का, उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि उससे लंबा वो पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, और बस ये लिख कर और आप उसके बाद इनको भेज दें। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं सेलेक्ट एन आइटम, जाहिर सी बात है आपका डॉग का आइटम आप डॉग कर लें। पेट नेम वगैरह देखें, यहाँ पे कोई डायरेक्ट नहीं है, लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने कोई डेट वो सेलेक्ट की हुई है, उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके आप जो है वो, अच्छा इन्होंने ये दे दिया, रोबो पे क्लिक करके आप सेंड करते हैं। इनका कम से कम 72 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 3 दिन के अंदर इनका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, रिप्लाई अभी से बताता हूँ, पहले ये आता है कि जो है वो ज़्यादातर ब्रांड्स का रिप्लाई ये आता है कि भाई हम जो है ना वो अभी इस वक्त फुल चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है वो टाइमली रिप्लाई कर देंगे, लेकिन रिप्लाई आता है, आप अपनी ईमेल्स करते रहें। ठीक है, थोड़े टाइम में जो है वो रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब तकरीबन समझ लें कि 24 घंटे कम से कम टाइम होता है, और ज़्यादा 72 घंटे का टाइम होता है। 72 घंटे में आपको रिप्लाई आता है। कुछ ब्रांड्स आपको ये कहेंगे कि भाई हम जो है अभी ट्रेड प्राइसेस दे ही नहीं रहे, हम ट्रेड अकाउंट दे ही नहीं रहे। कुछ ये कहेंगे कि भाई हमारे से जो है वो आप ले ही नहीं, हम देते ही नहीं है। ठीक है, कुछ जो है वो लोग आपको, मतलब हर किसी की अपनी अपनी बातें होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब उन्हीं सारी चीज़ों के दरमियान में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट टकरा जाएगा। ठीक है, मेहनत करने के ऊपर है। जैसे कि आप एक होलसेल बाजार के अंदर जाते हैं, जोड़िए बाजार वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दुकानदार माल देने के लिए खड़ा होगा। आप एक से पूछेंगे वो मना करेगा, दूसरे से पूछेंगे नहीं मना करेगा, फिर तीसरा बंदा आपको देगा माल तो वो प्राइस ऑफर नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह करते 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 आपको कोई एक आध बंदा टकरा जाता है कि जिससे आपकी सेटिंग बन जाती है, माल भी बन जाता है, प्रोडक्ट भी बन जाता है, सेटिंग भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से बिजनेस है। आपको जो है वो 1000 लोगों को मैसेज करना होगा, मतलब 200-300 को तो कम से कम आप करें। अच्छा, मैंने भी आपको एक बात बोली थी कि आप जब भी किसी ब्रांड से बात कर रहे हो तो आप उसको बोलेंगे कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट पे जो है ना वो बेचनी है। ठीक है, आप उसको अमेज़ोन का नहीं बताएंगे, क्योंकि अमेज़ोन पे ना आपको अमेज़ोन का सुन के ज़्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं ना, ठीक है, वो आपको अप्रूवल नहीं देते, क्योंकि वो बोलते हैं अमेज़ोन पे तो ऑलरेडी इतने सारे लोग बेच रहे हैं, तो तुम भी अमेज़ोन पे बेच के क्या करोगे, तुम कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे बेचो। तो आप उसको बोलेंगे भाई मैंने अपनी वेबसाइट पे बेचनी है। उसके बाद ट्रैकिंग वगैरह किसी ने नहीं करनी होती, आप भले अपनी जो है ना वो उस पर बेचें, अपनी यानी कि उस पर बेचा है, अमेज़ोन पे बेचा है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे उसको ये कि भाई मैंने जो है ना वो जो प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट पे बेचनी है। ठीक है, लेंगे आप उसी से ही उस पर। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है एक उसको सोर्स करने का। अच्छा, कोई अगर आपको खुद डायरेक्टली माल नहीं दे रहा होगा, वो ये कह देगा कि भाई ये हमारे 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम इनसे माल ले लें। ठीक है, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करके आप उनसे ले लोगे माल। ठीक है, वो क्योंकि वो ब्रांड के अपने ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो लाजमी सी बात है उसमें कोई शक वाली गुंजाइश भी नहीं है कि उनका जो है वो माल ख़राब होगा या कुछ भी नहीं होगा। उसकी इन्वॉइसेस अमेज़ॉन भी एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, इन्वॉइस, ऑथराइजेशन लेटर, ब्रांड अप्रूवल, तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम है, तीनों अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको ग्रीनीज का बता दिया। अच्छा, अब ग्रीनीज के अंदर जो है वो ये तो आ गई इसकी अपनी वेबसाइट।
अब अगर मिसाल के तौर पे ब्रांड आपको जवाब नहीं दे रहा तो फिर क्या करोगे? फिर आप लिखोगे ग्रीनीज डिस्ट्रीब्यूटर यूएस से। हाँ ठीक है। फिर आप यहाँ पे डोमेन नेम डिफरेंट डिफरेंट लिख लिख के सर्च करोगे। हाँ ठीक है, ग्रीनीज डिस्ट्रीब्यूटर लिखा। यहाँ पे जैसे ये आ गया केयर ए लॉट सप्लाईज, ठीक है, आप इसको खोल लो। इसके अलावा एक और ये आ गया रामाथ्यू, आरजे मैथ्यू, सॉरी रामाथ्यू कह रहा हूँ, सही है। एक ये आ गया सप्लाई लीडर, एक ये आ गया क्यूएम डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये बात जहन में रखिएगा, इसमें से बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं, उसको हमने जो है वो चेक करना होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं। फेक वेबसाइट्स को पहचानने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, उसका कुछ भी नहीं है। अभी आपने कैटलॉग खोला, इसमें ये आ गई, ठीक है, ये आपको प्राइसिंग भी ऑफर कर रहा है, सब कुछ ऑफर कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करो, ठीक है। अच्छा, हर प्रोडक्ट की जो है ना वो सोर्सिंग इस तरह नहीं होती है, हम ऐसे ही करते हैं। सिंपल सा है, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके देखा, इसने देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली इसको फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये वाली जो आपकी शीट है इस पर आप जाके जो है वो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो लिख दो, ठीक है। ब्रांड की ईमेल दी हुई है तो ईमेल लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पे जाओ। कॉन्टैक्ट अस पे जाके यहाँ पे आप इसका जो है वो फॉर फास्टर सर्विस कॉन्टैक्ट अस ऑन, सही है। ये आपको जो है वो नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कांटेक्ट कर लो। 19 ऑन ए फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म फिल कर दो कि भाई आपका नाम एलेक्स है, ईमेल ये है, मेलिंग एड्रेस ये है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस में तुम डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब अभी तो आप प्रैक्टिस के उसमें हो ना, कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप मेलिंग सब्जेक्ट जनरल कॉन्टैक्ट शिपिंग रिटर्न क्वेश्चन, के अलावा ऑर्डर स्टेटस क्वेश्चन। इसमें तुम जो है वो लिख सकते हो जनरल कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दो, सिंपल सा, ठीक है। योर कमेंट में वही तुम्हारी एक पूरी 2 लाइन की जो जवाब होगा वो आ जाएगा, ठीक है, कि माय नेम इज़ एलेक्स एंड आई एम कॉन्टैक्टिंग यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आई वांट दिस प्रोडक्ट ऑन ट्रेड प्राइसेस और दिस इज पूरा का पूरा एक तरीके का लिख के वहाँ उसको सिंपली कर दोगे। अच्छा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास डायरेक्ट यहाँ पे ना ट्रेड अकाउंट का ऑप्शन मौजूद होता है। जैसे आप यहाँ पे माई अकाउंट पे जाओगे, अब ये थोड़ा सा ना आपको इसकी जो वेबसाइट है उस पर घुसना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मैं भी आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो उस पर जाओ। मतलब देखो, या तो ऊपर चेक किया करो, ऊपर होंगे, वरना फिर सबसे लास्ट में होंगे, सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ होगा। अब इसमें तुम ऑप्शंस पढ़ना शुरू करो, अबाउट अस, कैरियर, ये वो करते 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 इसने नंबर ही दिया हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा नंबर पे डील करता है, तुम नंबर पे ही कांटेक्ट कर। अच्छा, अब इस वेबसाइट से तुम्हारा जैसे कि मिसाल के तौर पे एक लिंक बन गया कि भाई तुम्हें जो है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, प्राइसिंग भी अच्छी मिल रही है, माल भी सही है। अब माल ऑथेंटिक है, दे रहा है या नहीं दे रहा, ये तुम कैसे पता करोगे? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो ये जो इसकी जो वेबसाइट है, ये इसका जो भी नाम है, ठीक है, आप उसको करोगे कॉपी, जैसे कि ये है, ये कॉपी करोगे। उसके बाद आप ब्रांड से ही पूछोगे। देखो, इस ये मिसाल इस तरीके से है, मेरे इलाके में एक मिसाल है कि भाई नासिर होलसेलर है जो कि स्टिंग की बोतलें बेचता है। अब वो बोतलें सही बेचता है गलत बेचता है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जाहिर सी बात है स्टिंग की कंपनी को एक मेल करूँगा कि भाई मैं जो है वो डीएचए में रहता हूँ, ठीक है, और डीएचए के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे बुखारी, छोटा बुखारी पे ही आपका एक होलसेलर बैठा हुआ है नासिर कोल्ड ड्रिंक स्पॉट के नाम से, कोल्ड स्पॉट के नाम से। तो इसका जो है वो माल ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है, तो ये मैं उससे पूछूंगा। तो अब जाहिर सी बात है उस पर माल किसका बिक रहा है, स्टिंग का बिक रहा है ना, तो स्टिंग आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। वो अपनी जाहिर सी बात है लिस्ट में चेक करेगा कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है। अगर वो होगा तो वो बोलेगा कि हाँ भाई आप इससे माल ले लो, क्योंकि माल तो इन दी एंड कंपनी का ही बिक रहा है, तो कंपनी आपको बता देगी भाई हमारा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उस सूरत में उसका माल भी ऑफिशियल होगा, ऑथेंटिक होगा, रेप्लिका वगैरह नहीं होगा, कोई रेडरशिप की इन्वेंट्री नहीं होगी, कोई शॉर्ट एक्सपायरी का माल नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, आप उससे माल ले सकते हो, ठीक है। अगर वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, कोई फेक होगा, तो कंपनी गारंटी लेने से मना कर देगी। तो अब ये मुझे कोई भी कितनी भी प्राइसिंग दे रहा हो, अगर कंपनी मना कर रही है कि भाई हम इसको नहीं जानते, ठीक है, तो लाजमी ज़्यादा मैं इससे माल नहीं लूँगा। समझ आ गई?
इस तरीके से मैं इस पर जाता हूँ। आरजे मैथ्यू ये बहुत अच्छा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे मैंने बहुत माल परचेज़ किया है। ठीक है, इसका तो मैं वैसे ही तुम्हें बता दूँ। अच्छा, इसका ये नंबर दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लो, वरना खैर ये ईमेल पे भी बहुत अच्छा जवाब देता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास ट्रेड प्राइसेस भी बहुत अच्छी मिलती हैं। ये बैच भी बहुत अच्छा देता है आपको, और क्रेडिट्स का भी ऑफ़र करता है आपको, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाके, सेल हिस्ट्री देखने के बाद। इसके पास ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं और रेंज भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, इसका भी वही सीन है, कॉन्टैक्ट अस पे ये देखो उसका नंबर लिखा हुआ है, उसी के अंदर जो है वो इसका ईमेल वगैरह ये चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं। ठीक है, डीलर साइन इन, जाहिर सी बात है पहले कांटेक्ट करोगे, ये आपसे जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी एलएलसी की इन्फॉर्मेशन लेगा, सारी चीज़ें लेगा, उसके बाद ही आपको अकाउंट दे देगा। अभी फ़िलहाल तो खैर आपकी एलएलसी और ये चीज़ें नहीं बनी हुई, तो लाजमी सी बात है आप नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वगैरह सब चीज़ें लेके, ताकि आपको काम करना आ जाए, आप ये सब चीज़ें ले लो। और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट के अंदर आप जो है वो जब नेक्स्ट आपका वो हो, क्या नाम है इसका, नेक्स्ट जो भी आपका जब आप यानी कि एलएलसी वगैरह बना लो, तो फिर आप इसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उन लोगों वो लोग भी काम कर सकते हैं, वो बेसिकली अपने क्लाइंट की एलएलसी वगैरह बनाएंगे, सब चीज़ें करेंगे, और उसकी एलएलसी पर ही इससे अप्रूवल्स भी लेंगे, इससे माल भी लेंगे और उस पर बेचेंगे भी। ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर पर आता हूँ, ये कौन सा जी, सप्लाई लीडर। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, तो उसी तरीके से जो है वो आप ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है, लेकिन ऑप्शन सबके सेम होंगे। जैसे इस पे भी मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो, ये देखो ट्रैक ऑर्डर, यूनी सब कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें कॉन्टैक्ट अस मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, यहाँ पे इसने जो है वो तुम्हें अपना नंबर भी दिया हुआ होगा, फॉर्म भी दिया हुआ होगा। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर एंड पार्टनर, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, कुछ सजेशंस टू डिस्कस विद कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म ऑन द राइट एंड आवर टीम विल रिस्पॉन्ड यू प्रॉम्प्टली। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख दें, एलेक्स के नाम से जो भी ईमेल बनाई हुई है वो लिख दें, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख दें, यहाँ पे अपना एक मैसेज टाइप कर दें छोटा सा। ठीक है, और उसके बाद सबमिट कर दें। इस तरीके से आप भेजेंगे, आपको जो है वो रिप्लाईज आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट चल रही है। ठीक है, फिर आपको ये जो है वो अपना इन दी एंड जो है वो ट्रेड अकाउंट दे देते हैं, जिसमें आपको ट्रेड प्राइसेस शो हो रही होती हैं। मैंने आपको कोई 6-7 4-5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स खोल के दिखाएं, आप इसमें मजीद डिस्ट्रीब्यूटर्स खोल सकते हैं। जैसे ये कीनिंग पैट आ रहा है, होलसेल मैनेजर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे रेट ले लें, सबसे बात कर लें, सबसे जो करना है करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब फाइनलाइज की तरफ जा रहे हो तो एक दफ़ा, जैसे पैट को ये बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, ये आप इससे अब ले रहे हैं तो एक दफ़ा ब्रांड से लाजमी कन्फर्मेशन कर लें। ठीक है, ब्रांड से लाजमी है, ये मर्चेंट को बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत आसानी से अकाउंट नहीं देता ये। ठीक है, इनके साथ हमने काम किया हुआ है। तो ये तरीक़ेकार है सोर्सिंग का सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, हर प्रोडक्ट में इसी तरीके से सोर्सिंग होती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे, इस प्रोडक्ट को आप खोल लें, इस प्रोडक्ट को खोलने के बाद अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ, और इस प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद अगर मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ रहा है, मेरे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा है, तो मैं ब्रांड नेम चेक करूँगा, क्या है जी, ये है न्यूट्रेक्स लेबॉर्ट्रीज कंट्रोल सी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू टैब पे गया, यहाँ जाके मैंने कंट्रोल वी किया, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। लोगों ने पता नहीं यूट्यूब पे कितने मुश्किल मुश्किल तरीके बताए हुए हैं। मेरा तकरीबन आप लोगों ने जितना भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत आसानी से चीज़ों को किया हुआ है। ठीक है, मैं इतनी पंचायतों में नहीं पढ़ता। ठीक है, लोगों ने असल में घुमाई भी होती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, कि ऐसा करो, ये करो, फलाना करो, दिमाग करो। भाई सीधा सीधा काम करो, सीधा सीधा लीगल काम करो। लीगल काम में अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट भी है, बरकत भी है, सुकून भी है। ठीक है, और आप टेंशन फ्री होकर काम करते हो। ये आपको न्यूट्रेक स्टोर मिल गई वेबसाइट, सिंपल। इसमें मुश्किल क्या है, मुझे तो वैसे ही इतना आसान लगता है। ठीक है, और मुझे आसान इसलिए लगता है, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। आप भी करोगे आपको भी आसानी लगेगा। वैसे काम को इतना मुश्किल है नहीं। ये देखो वेबसाइट खुल गई, वही तरीके का आ रहा है, सब चीज़ें सेम है। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये लिखा हुआ कॉन्टैक्ट अस, सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, ये आ गया भाई।
कस्टमर सर्विस ये वाली है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क ये लिखा हुआ। उसके अलावा वेटनरी प्रोडक्ट्स, कस्टमर जनरल को इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा कस्टमर सर्विस ऑल प्रोडक्ट, मैं इस पे जाऊँगा। अब इसमें देखो इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, इन्होंने अपनी जो है वो ईमेल भी दी हुई है, कॉन्टैक्ट अस लेबॉर्ट्री। उसके अलावा टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, किसी को भी कांटेक्ट कर रहे हो तो टाइम का ख्याल रखिएगा। जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिख कर दिया हुआ है कि भाई मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को कांटेक्ट नहीं करिएगा। अमूमन तौर पे सारे ऑफिस बंद होते हैं। इन्होंने सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक का टाइम लिखा हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दे दूँ, सुबह 7 बजे का मतलब यहाँ पे शाम के 7 बजे है। आप 8 बजे ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और तकरीबन इनका कोई 12 साढ़े 12 बजे इनका फर्स्ट हाफ होता है, ठीक है। उस वक्त ये फिर कॉल नहीं उठाते। फर्स्ट हाफ के बाद जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको हर बंदा बिजी मिलेगा, कॉल भी नहीं रिसीव करते। रिसीव भी करेंगे तो 1 सेकंड की बात करने के बाद फ़ौरन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें सुबह ही सुबह कॉल करें, यानी कि यहाँ पर भी 7 साढ़े 7 8 बज रहे हो तब आप कांटेक्ट कर लें। बाकी ये जहाँ की भी कंपनी है इसका एड्रेस निकाल लें, जैसे कि ये कहाँ की है भाई, ठीक है। ये जो भी इसका जो जिप कोड है वो आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जीमेल उस पर गूगल पे लिखेंगे, आपको पता चलेगा कैलिफोर्निया की है, टेक्सास की है, कहाँ की है, ठीक है। तो ये जहाँ की भी है, ठीक है, ये जहाँ की भी है तो आप जो है वो उसको लिखें। और लिखने के बाद कंट्रोल सी, इधर चले लेना है। उसका टाइम जोन देखने के हिसाब से आप कॉल करें। अमूमन तौर पे लोग 2 बजे दोपहर में कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी 2 बजे, ठीक है। उधर रात के 2 बज रहे होते हैं, क्योंकि 12 से 14 घंटे का तकरीबन डिफरेंस है। इस तरीके से जो है ना आप लिखते हैं। ये आ गया साउथ कैरोलिना का, ये जो है वो वहाँ की यानी कि इसकी एलएलसी बनी हुई है, वहाँ का रजिस्टर्ड कंपनी है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउथ कैरोलिना, टाइम ये देखो दोपहर में 2:17 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी 2:17, हमारे पास क्या हो रहे हैं 11:17। तो इसका मतलब क्या है, ये तकरीबन 15 घंटे आगे चल रहा है, ठीक है। 15 घंटे, सॉरी पीछे चल रहा है, पीछे चल रहे हैं। 2 तारीख है ना, और हमारे पास 2 तारीख की रात हो रही है। बहरहाल टाइम जोन अपने हिसाब से जो है वो देख लीजिएगा। हमारे पास रात के 11 बज रहे हैं, उनके पास दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो ये तकरीबन कोई 8-10 घंटे पीछे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपका सोर्सिंग का ये वाला जो टॉपिक है बहरहाल ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्लास यहाँ पे 12 लैंड हो चुकी है, ठीक है। अब आपका जो है वो सवाल जवाब का बेसिकली जो है वो सेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ आयशा, आप अपना माइक ओपन कर लें, सबसे पहले आपने ही पूछा था ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, वीपीएन कनेक्ट करने का पूछना था। अच्छा आपने वीपीएन कनेक्ट करने का पूछना है। वीपीएन का कोई मसला थोड़ी है, देखें सिंपल सा, आप वो प्लैनेट वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड कर लें, ठीक है। ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इस पे यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद उसको बस यूएस सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दें। वो अच्छा, आप और करेंगे पूछ लो वो आ क्वेश्चंस। जाएगा। ये असल में मेरे पास वीपीएस कनेक्ट हुआ हुआ है ना, इसलिए मेरे पास ये वीपीएन काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं वीपीएस पे बेसिकली इस पर कनेक्ट हुआ हूँ। और क्वेश्चंस पूछ लो सर। हाँ बिल्कुल, आप पूछ लीजिए। ये देखें ये कनेक्ट हुआ हुआ है ना, इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। जी पूछें। जी सर, ये पूछना है कि मिनिमम आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहिए। मिनिमम आरओआई और रिटर्न जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। देखें 10% होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है, देखें आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना, ये देखो। अगर मैं जो है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है वो आरओआई निकालता हूँ, देखो एक प्रोडक्ट के अंदर ना, एक प्रोडक्ट के अंदर जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है ना, 10 से 15% मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा बनता ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है ना भाई 35% आर ओ आई है, 36% या 40% आर ओ आई है, बेवकूफ़ बना रहा है, इतना होता नहीं है।
अच्छा अगर इतना होगा ना तो फिर वो साल में जो है ना वो 2 बार बिक रहा होगा। सही है। ये भी होता है, अगर किसी प्रोडक्ट की रेगुलर की सेल है ना, ठीक है, जी। तो उसका फिर आरओआई फिर कम होता है। आरओआई डिपेंड करता है सेल वॉल्यूम से। अब ठीक। यहाँ वाटर पम्प पे जाएं सुबह के टाइम पे, कुछ 6-7 बजे बलूचिस्तान से बजरी के ट्रक आए हुए होते हैं, पूरा ट्रक जो है वो 500 रुपये में बिक जाता है, जिसके अंदर कोई मेरे ख्याल है कोई 50 टन बजरी होती है। पूरा ट्रक जो है वो 500 रुपये बिकता है, 500 रुपये प्रॉफिट पे। लेकिन एक दिन में कोई मेरे ख्याल से हज़ारों लाखों के हिसाब से ट्रक बिक रहे होते हैं, तो वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, अब इसी के मुताबिक आप जो है वो एक ठीक है सर। कुछ और लेने जाएंगे, उस पर कोई 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कोई अच्छा साल में सर एक ये दफ़ा बिकता है। अच्छा सर ये रेफरल फी क्या होती है? रेफरल फ़ी जो है वो अमेज़ॉन आपसे जो है वो चार्ज करता है, ठीक है, हर प्रोडक्ट पे चार्ज करता है, हर सेल पे चार्ज करता है। ठीक है, वो बेसिकली 15% अमेज़ॉन आपसे अपना कमीशन लेता है। जैसे आप फूड पैंडा से ऑर्डर करते हैं, फूड पैंडा पे जो है वो 35% लेता है। इस तरीके से इन ड्राइव वगैरह करते हैं, वो भी आपसे तकरीबन 20%, 10%, 15% लेते हैं। तो यार प्लेटफॉर्म लेता है, उसको प्लेटफॉर्म फीस कहते हैं। अमेज़ॉन भी हर सेल पे आपसे जो है ना वो रेफरल फी 15% चार्ज करता है। ओके सर। और सर ये वीपीसी कोड आपने बताया था, तो ये क्या होता है? यूपीसी कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी होता है। कोड। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। जैसे कि आप अमेज़ॉन के सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आपको जब ट्रैक करना होता है तो आप जो है वो एस एन यूज़ करते हैं ना, ये जी। एस एन मिला हुआ होता है। इस तरीके से उसी प्रोडक्ट को जब आपने ग्लोबली जो है वो ट्रैक करना है ना, तो उसको बेसिकली यूपीसी कहते हैं। यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक वो है, कहाँ लिखा हुआ होता है सर? तो यहीं पे इसी में लिखा हुआ होता है, यहीं पर ही होता है मेजरमेंट्स वगैरह में। एक सेकेंड, सॉरी, ये लिखा हुआ G10। ठीक है, ये लिखा हुआ यूपीसी। ठीक। ठीक है, अब जब आप ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे ना, तो आप उसको अगर एसएन बताएंगे तो वो आपकी बात ही नहीं समझेगा, उसको एसएन नहीं पता। अच्छा। ठीक है, जब ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको या तो यूपीसी बताएंगे। यूपीसी बता दें, यूपीसी जो है वो सबसे आसान होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और ये होता है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, G10 जिसको कहते हैं ना। ठीक है, G10 बता दें क्या या बोलते ये हैं उसको? G10 ये वाला नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा। ठीक है, ज़्यादा जो है वो हम यूपीसी यूज़ करते हैं, तो आप भी यूपीसी यूज़ करें। अगर कहीं पर जो है वो यूपीसी नहीं दिया हुआ तो आप G10 भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है और सर। सवाल कोई आपका? अच्छा सर ये अच्छा सर ये वेबसाइट क्या हमें ज़रूरी है बनाना? आप कह रहे थे ना कि उनको बोलना होगा कि हम अपनी वेबसाइट पे सेल करेंगे। कुछ भी नहीं है, अभी तो आप प्रैक्टिस स्टेज पर हैं, डायरेक्टली बोलने बोलने में क्या रहता है वो कौन सा आपसे मांग रहा अच्छा नहीं। है मैंने तो एक टाइम तक जो है ठीक उस है। चीज़ को इसको इसको फेस किया है। सॉरी। जी सर ये वेबसाइट का पूछ रही थी। वेबसाइट का बोलना है, बाकी क्या नाम है, जब आपने काम करना होगा ठीक है, तो तब एक डमी वेबसाइट बना लिएगा, वो नॉर्मली बन जाती है होस्टिंगर वगैरह से, सस्ती बन ठीक जाती है है, वो कोई सर। इतना बड़ा मसला नहीं है। और सर लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, वो पूछना है कि ट्रेड अकाउंट कैसे बनेगा कंपनी के साथ हमारा? कुछ भी नहीं है, आप जो है वो यहाँ पे जाके जब भी आप किसी से कांटेक्ट करेंगे ना, जैसे ये जी। आपका है, ठीक है, यहाँ पे आप जनरल क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आसान सा अल्फाजों में समझा देता हूँ। आप जो है वो स्टिंग की कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा एक ठीक है। बैंक्वेट है, मुझे जो है वो इसके लिए ना सामान चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे माल चाहिए, ठीक है। तो वो आपको जो है वो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको जैसे रिटेल की दुकानों पर होता है, आप जाते हैं, आप जाके बोलते हैं भाई 10 स्टिंग की बॉटल दे दो, वो आपसे पैसे लेता है और माल देता है, ऐसा तो नहीं। ऐसे ट्रेड अकाउंट बेसिकली जब आप होलसेल बल्क में काम करो तो फिर तो ऐसा नहीं होता ना, प्रॉपर इन्वॉइस बनती है, सारी चीज़ें होती हैं, एक खाता जिसको आप कहते हैं ठीक। खाता खुलता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो ठीक है। जो ब्रांड होगा, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपका एक ट्रेड अकाउंट खोलेगा ना, इसमें वो आपके एलएलसी बेस पे वो आपको खोलेगा, ठीक है। उसमें आपका नंबर लेगा, आपका बैंक अकाउंट देगा, सारी चीज़ें डिटेल देगा, उसके बाद वो आपको एक अकाउंट देगा। उसमें बेसिकली होता ये है कि मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, आपको सवाल अच्छा है। यहाँ पे जब आपके जाके डीलर साइन इन करते हो ना, तो अगर जैसे ग्रीनीज का प्रोडक्ट है, ये वाला जैसे एक प्रोडक्ट है ना, ये अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, ये शो हो रहा है 3491 का, ठीक है। तो जब जाके यहाँ पे हम जब डीलर साइन इन करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे वो प्राइजेस शो नहीं होती 3490, मतलब $35 प्राइसिंग शो नहीं होती। यहाँ पे हमें एफ बी ए फीसेस वगैरह सारी हटाने के बाद जो रिटेल प्राइस होती है ना, ठीक है, वो भी शो नहीं होती है। स्टिंग की बॉटल अगर 120 रुपए की है ना, तो यहाँ पे 120 शो नहीं होगा। यहाँ पे ये शो रहा होगा कि भाई अगर 100 यूनिट लोगे, ठीक है, तो तुम्हें जो है ये 100 रुपये की पड़ेगी। तुम अगर मिसाल तौर पर 1000 यूनिट लोगे तो 80 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से प्राइसिंग शो हो रही होती है। अच्छा भाई, विनोद कुमार। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक सेकेंड। आपने वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम।
हाँ सर, ये मुझे काइंडली आप बताइए कि जब हम किसी ब्रांड से ये इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनको अपना वेबसाइट बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अगर अमेजोन का बताएंगे डायरेक्ट तो हो सकता है वो रिलेक्टेड हो जाए ना, तो जाहिर बात है अल्टीमेटली जब हम फाइनल स्टेज पे आएंगे और प्रोडक्ट सोर्स करेंगे और लेना भी होगा, तो जाहिर बात है वो हमें तो अमेजोन पे ही डायरेक्ट करवाना पड़ेगा ना एड्रेस सही पे। है। तो फिर वो कैसे, पहले हम उनसे झूठ बोले कि भाई नहीं बाद में ना, ये कर सकते नहीं हैं, ना, या नहीं फिर ना, डाउन में नहीं आ ना, जाएगा सारा? नहीं भाई, नहीं नहीं। ये असल में आगे वाली क्लास जब आप लेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आप जब ब्रांड से जब इन्वेंट्री जी। सोर्स करते हैं ना, वो डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस नहीं जाती। एक चीज़ होती है बीच में जिसको कहते हैं 3PL, सही है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, ठीक है, ओके जो कि आपका सामान रिसीव करती है, पहले ओके। चेक करती है कि भाई सामान वही आया जो ऑर्डर किया है, कोई ऐसा तो नहीं कि गलती से कोई और आ गया हो, एक चीज़। दूसरी बात है उस पर FNSQ लेबल लगता है, फिर उसकी एक्सपायरी चेक होती है, फिर उसके डैमेजेस चेक होते हैं कि भाई वो डैमेज तो नहीं है, पैकेजिंग चेक होती है, इंस्पेक्शन होती है, सारी से होने के बाद फिर वो वापसी रेडी होती है शिपमेंट, फिर अमेजोन वेयर हाउस जाती है। अच्छा, दूसरा ये है सर कि हमने सोर्सिंग भी सिस्टम कर चल रहा ली है और पूरा का लिस्टिंग पूरा, करने के तरीके से बाद। समझ में आएगा। बस करें जी आप जी सवाल करें। जी 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 सर। जी जी सर। अच्छा, इसमें ये है कि लेट से कि मैंने अपना होलसेल एक स्टोर कर लिया होगा, या फिर मैं किसी को सर्विस भी दे रहा हूँ और फाइनल एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मैं सेल करने के लिए भी रख रहा हूँ, साल डेढ़ हो गया सेल नहीं हो रहा, तो हम क्या उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं या बस वो पहली जाया हो बात तो जाएगा? ये कि क्या भाई होता है डेढ़ उसका साल फिर? डेढ़ साल तक रुकता कौन है, पहली बात तो ये, ठीक है, डेढ़ साल तक कोई भी नहीं हम्म रुकता, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट जो सोर्स हम्म करता है ना, ठीक है, अभी आगे वाली क्लास में ना आपको बेसिकली इन्वेंट्री काउंट में बताऊंगा, जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको एक हिसाब किताब बताता हूँ। भाई ये वाला प्रोडक्ट है, ये 40,000 यूनिट बेच रहे हैं और इसको मिसाल के तौर पे जो है वो 40 बंदे बेच रहे हैं, ठीक है, FBA तकरीबन 40+ है, ठीक है, 40 बंदे बेच रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 40 को 40,000 को डिवाइड करूंगा 40 पे, तो इसका मतलब क्या है, एक बंदे के हिस्से में 40 यूनिट आता है, ठीक है, उसकी जो हाफ बनेगा उसको फिर डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 500 यूनिट। तो मैं खाली 500 यूनिट मैक्सिमम सोर्स कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा सोर्स नहीं करूंगा। समझ आ रही है, ये इस तरीके से काउंट हम्म। निकलता है। तो मैं एक महीने जी से जी। एक महीने क्या, मैं 15 दिन से ज़्यादा की इन्वेंट्री ऑर्डर ही नहीं करूंगा। मेरा माल बिकना शुरू हो जाएगा तो मैं उसके बाद वापसी कर लूंगा। दूसरी बात ये, सबसे पहले तो मैं टेस्ट इन्वेंट्री भेजूंगा। मैं टेस्ट इन्वेंट्री भेजूंगा, उसकी में मेरे पास सारी चीज़ें क्लियर होकर आ जाएंगी, ठीक है। छोटी तो खैर किसी भी चीज़ की नहीं होती। अब कल मिसाल दो अचानक से ईरान और इसराइल का फिर पड्डा शुरू हो जाए, फिर सारी चीज़ें बंद हो जाए, खैर अमेजोन पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कोई कोरोना लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, तो छोटी वोटी तो कुछ भी नहीं होती है, तो खैर अल्लाह जानता है कल क्या होना है। लेकिन लेकिन हाँ ये है कि आप ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई मैंने जो माल है, ठीक है, वो इतना ही मंगवाया जितना एक महीने में बिक सकता है। सिंपल सी बात है, मैं इससे ज़्यादा माल ही नहीं बिकवाऊंगा था। नहीं, इनकेस नहीं बिक रहा तो कोई रिटर्न पॉलिसी उस ब्रांड को होती है, हम कर सकते हैं, हाँ या हाँ, रिटर्न करते हैं सारा माल, क्या कर ब्रांड को सकते हैं सब फिर रिटर्न करते हैं, कोई मसला थोड़ी है। अब जैसे मिसाल है इस प्रोडक्ट के मैंने तो 1,000 यूनिट मंगवाए, ठीक है, 1,000 यूनिट मैंने जी। मंगवाए, 1,000 यूनिट मंगवाने का, देखिए पहली चीज़ तो ये, जब मैं सोर्सिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मैं अपना पूरा एक स्केड्यूल बना के करता हूँ, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर मैं बताऊँ, मेरे पास मतलब पिछले 5 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं क्लियर बताऊँ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ वो बात एक अलग है कि मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, उस प्रोडक्ट की बिल्कुल ही कोई सेल नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि अपना 1,000 यूनिट मंगवाए थे, 990 बिक गए, 10 यूनिट पड़े में। अब 10 यूनिट के चक्कर में मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो क्या करता हूँ, 10 यूनिट में अमेजोन को लिक्विडेट कर देता हूँ, या लिक्विडेट नहीं भी तो मैं उसका फेसबुक पेज चला के अमेजोन के स्टोर फनल का लिंक डाल के, ठीक है, अमेजोन से ऑर्डर शिप करवाता हूँ, जिसको आप कहते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। उसमें ऑर्डर आपका बाहर से आता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट सोर्स से आता है, फेसबुक से, इंस्टा से, टिकटॉक शॉप से, या किसी और प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आता है, उसको फुलफिल बेसिकली अमेजोन करता है। अच्छा, उस पर अमेजोन आपसे 15% रेफरल चार्ज नहीं करता है, क्योंकि वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म से आपको ऑर्डर नहीं आया, वो बाहर से ऑर्डर आया, तो अमेजोन उसकी चार्ज नहीं करता। तो लिक्विडेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक थोड़ी है, माल पड़ा हुआ है भेज दो, कहीं से भी भेज दो। वली का शायद माइक ख़राब है मेरे ख्याल से, कोई और बंदा आ जाए, अनीसुर रहमान आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो जब हम ग्राफ में इसको देखते हैं, ग्राफ पिछले 3 महीने का या 1 साल का, तो वो ज्यादातर यही दिखा रहा होता कि 1 साल का दिखा रहा था या फिर थ्रू आउट हिस्ट्री का दिखाता है, ये 3 मंथ्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, तो वो किस तरह हम देख सकेंगे उसको, ऐसा कुछ भी या नहीं है, उसको 3 सेट मंथ्स करेंगे? का पहले ही ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखें 3 मंथ्स, ठीक है, फिर AR आ रहा होता है, फिर उसके बाद ऑल आ रहा होता है। 3 मंथ्स का सबसे पहला आ रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट खोल लें,
ठीक है, 3 मंथ्स का सबके सर बाद कुछ आता प्रोडक्ट है। में ये शो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगर वो दिखा रहा है तो फिर आप उसकी ना ये एज चेक किया करें। वो एज ही उसकी है ना, वो 60 दिन 70 दिन होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, दूसरा वो सर पुराना ये होगा ही नहीं। जी जी, ये एमओक्यू क्यू क्या चीज़ है सर? मिनिमम एमओक्यू। ऑर्डर क्वांटिटी को कहता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी होलसेलर के पास जाते हो, वो कहता है ना, वो 1 दर्जन से माल नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जी कहता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, कि भाई जी ब्रांड आपको कहता है भाई 100 यूनिट से कम नहीं देंगे। एक चीज़ होती है MOA, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, जैसे कंपनी हाँ जी, कस्टमर हुआ कहता है भाई $1000 से नीचे हम जो है वो इनवॉइस नहीं जनरेट करते, तो उसमें आपको $1000 से नीचे की परचेजिंग नहीं करनी। तो ये होता है। ठीक है सर। तीसरा सर ये जो लोअर प्राइस रेट जब हम लेते हैं 3 महीने का, तो हम्म अगर हम उसी बेस पे कैलकुलेशन करते हैं तो हम्म। कभी ये भी तो हो सकता है कि उससे भी नीचे प्राइस चली जाए। ऐसी सूरत में क्या होगा सर? ऐसी सूरत में कुछ भी नहीं होगा। ऐसी सूरत में जो है वो बिस्मिल्लाह करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, वापसी प्राइस अपनी जगह पर आते हैं। लॉस ही होगा। ठीक। ऐसा होता नहीं है अच्छा। अमूमन तौर पे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि आप लास्ट 3 मंथ्स की हिस्ट्री उठा रहे हैं। ठीक है, जब आप लास्ट 3 मंथ की हिस्ट्री देखते हैं ना, उसके बाद आप लास्ट 1 ईयर की भी हिस्ट्री साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस गिरी हुई है 29.97। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सबसे लास्ट गिरी हुई है 25। ठीक है, तो अब ऑलरेडी मैंने जी 29 पे भी रख के जब कैलकुलेशन किया, तो 10% का ROI तो मैंने वैसे भी अपने लिए रखा है ना। तो अगर उससे नीचे भी गिरे, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिसाल के तौर पे, ऐसा तो बल्कि हुआ भी नहीं है कि जो है वो प्राइसिंग आपकी $30 चल रही है और अचानक $10 पे आ गई। ऐसा नहीं होता, इतनी नहीं गिरती। $2-3 $4 के फ्लक्चुएशन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, इससे ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं होता। ठीक है,